हेलो एवरीवन, एल्मोर सप्लाई चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कुछ लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन बात कर लेते हैं। नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरल टॉपिक्स वी कैन से फॉर हाउस प्रॉपर्टी। मिल गया, कहां पे पढ़ रहे हैं अपन? पॉइंट नंबर 1 ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जनरली फॉर बिल्डर्स, क्योंकि बिल्डर्स के लिए हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है? माल हो सकती है, हमारे लिए तो नहीं हो सकती। हमारे लिए एचपी क्या होती है? कैपिटल एसेट। हम मकान को क्या बोलते हैं? हमने एसेट खरीदी। अभी कभी अपन मकान पे जब भी पैसा लगाते तो अपन हमेशा एसेट बोलते हैं, वी हैव परचेज एसेट। लेकिन जो बिल्डर्स जो मकान बनाते हैं उनके लिए मकान क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड। उनके लिए मकान क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड। तो यदि हाउस प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, नॉट लेट आउट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यदि प्रीवियस ईयर के अंदर यदि आपने लेट आउट नहीं किया है तो जो भी बिल्डर्स जो भी हाउस प्रॉपर्टी एज ए स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करते हैं तो कितने पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं? अप टू ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द ईयर जिस ईयर के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। और आफ्टर ए पीरियड ऑफ 2 years क्या माना जाता है? डीम टू बी लेट आउट। याद आया कि नहीं है? क्या बोलते हैं? डीम टू बी लेट आउट। पॉइंट नंबर 2, अंडर सेक्शन 115 बीएससी, अंडर सेक्शन 115 बीएससी दैट इज डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ये अपने पढ़ा नहीं है लेकिन मैंने ये लिखवा दिया था कि 115 बीएससी के अंदर यदि आप टैक्स पे करते हो जिसको अपन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बोलते हैं, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का तो आपको इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन जो सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है वो डिडक्शन आपको तभी मिलता है जब आप 115 बीएससी से ऑप्टेड आउट करते हो, मतलब उसमें कवर्ड नहीं होते। समझ में आ गई बात? तो यदि कोई पर्सन 115 बीएससी के अंदर यदि टैक्स पे कर रहा है तो सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 2 डिडक्शन मिलते हैं इंटरेस्ट और लोन के, या 30,000 या 2 लाख। वो डिडक्शन अलाउड नहीं है। समझ में आ गई बात बेटा? ये आपके चार्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैंने एक चार्ट बनाया था लिमिट का। ये कोई भी नया टॉपिक नहीं है, जनरल टॉपिक है। आपने लिमिट के अंदर देखना, यदि किसी को याद नहीं आया तो नोट्स ओपन करो, इमीडिएटली चेक भी किया करो बेटा फटाफट। तो आप इमीडिएटली चार्ट के अंदर देखो, इसमें लिखा हुआ है लेट आउट या डीम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता 115 बीएससी या अदर देन 115 बीएससी। ऑलवेज क्या होगा बेटा? इंटरेस्ट और लोन का आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन यदि सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, क्या है बेटा? तो यदि 115 बीएससी के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगा, यदि आपने ऑप्ट आउट कर रखा है फ्रॉम द 115 बीएससी, तभी आपको क्या होगा? 30,000 या 2 लाख का इंटरेस्ट का और लोन का डिडक्शन मिल जाएगा। याद आ गया? ये भी आपको ऑलरेडी आता है। सर सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का मतलब नॉट फॉर बिजनेस और फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस। तो यदि रेजिडेंस के पर्पस के लिए जो भी आपने सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी ले रखी है उसको हम बोलते हैं सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई मकान है, मैं बिजनेस कर रहा हूं तो बीएनपी के अंदर कवर्ड होता है, यहाँ पे कवर्ड ही नहीं होता, तो वो वाली सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलते। यहाँ पे सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? जो रेजिडेंस के पर्पस के लिए पर्सनल यूज हो रही है। राइट एवरीवन? और वो 2 एग्जेम्प्ट होती है। कितनी एग्जेम्प्ट होती है? सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का एग्जेम्पशन सिर्फ किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा एंड एचएफ को मिलेगा। पार्टनरशिप फर्म कैसे रहेगी? फर्म सोती है, फर्म जागती है। बेटा फर्म दिखती कैसी बेटा? कंपनी सुबह 9 बजे उठी, फिर घर में जाके किचन के अंदर खाना बनाया। भैया समझो ना बात। सर क्या समझे? भैया रेजिडेंस के लिए सेल ऑक्यूपाइड कैसे करेगा? इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचएफ भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल में भी चलेगा, एचएफ में भी चलेगा। पार्टनरशिप हम कंपनी के लिए पॉइंट आता ही नहीं है। जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, पार्टनरशिप फर्म ने एक मकान में, एक पार्टनरशिप फर्म एक मकान में रहती है। पार्टनरशिप कैसे रहेगी मकान के अंदर बेटा? और वो क्या खाएगी? ठीक है, मैंने पहले ही बोला था अपन जितना ज्यादा कंसेप्ट को खींचेंगे उतना ज्यादा आपको माइंड में कंटेंट याद रहेगा। तो ऑब्वियसली सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है, जो हम एग्जेम्पशन देते हैं, ये सिर्फ किसके लिए बना हुआ है? इंडिविजुअल एंड एचएफ के लिए बना हुआ है। किसके लिए बना हुआ है कंसेप्ट? इंडिविजुअल एंड एचएफ। एक कंसेप्ट था म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, यदि आपको याद हो, फ्रॉम दी जीएवी। तो जीएवी में से आपको म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर माइनस करना होता है। लेकिन ये म्युनिसिपल टैक्सेस यदि आपने फॉरेन म्युनिसिपैलिटी को पे किया हो, और ये पॉइंट तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका मकान भी फॉरेन में, अमेरिका में हो, चाइना में हो, भूटान में हो, नेपाल में हो। तो यदि आपका कोई मकान कहां बेटा? नेपाल, भूटान, चाइना,
अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो यदि आपका मकान फॉरेन में तो जो फॉरेन के अंदर जो भी हाउस टैक्स लगता है वो आपने पे किया होगा, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन डिडक्शन तभी मिलेगा जब वो मकान इंडिया में टैक्सेबल। फिर यदि आपका फॉरेन में कोई मकान है तो उस फॉरेन मकान से यदि आपको रेंटल इनकम मिलेगी तो इंडिया में कब टैक्सेबल, किन के लिए टैक्सेबल होगा? मैंने बोला बेटा तुम्हारा क्या, किसी इंसान का मकान फॉरेन में, अमेरिका में, क्या है बेटा? मकान यदि अमेरिका में और अमेरिका में यदि आपको रेंट मिलता है तो इंडिया में कब टैक्सेबल होगा? किस पर्सन का इंडिया में टैक्सेबल होगा? नहीं होगा ना। किसी पर्सन का मकान अमेरिका में और अमेरिका से रेंटल मिलता है तो वो रेंटल इनकम किस पर्सन की इंडिया में टैक्सेबल होगी? मुझे ये देख रहा है क्या पुराने कंसेप्ट को कैसे रिकॉल करते हो? कनेक्टिविटी कितनी बढ़िया है। तेज बोलो, क्या तुम बोलो? मेरा मकान है, डीम्ड ओनर क्या, मैं खुद ही बोला मेरा मकान है, मतलब मेरा मतलब पर्सन का। तो पर्सन का कोई मकान अमेरिका में और अमेरिका में उसको रेंटल इनकम मिलती है, तो कौन से वाले पर्सन होंगे जिनकी ये इनकम टैक्सेबल होगी? रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से। अब तुमने बोला रेजिडेंट, मतलब जो रेजिडेंट होंगे उनकी टैक्सेबल होगी। यदि आप नॉन रेजिडेंट हो तो आपकी इनकम टैक्सेबल। समझ में आ गई बात? तो यदि कोई पर्सन है, उसका मकान यदि इंडिया के बाहर हो और वहां से यदि कोई रेंटल इनकम आती हो तो ऑब्वियसली यदि वो रेजिडेंट हुआ तो इनकम फ्रॉम एचपी टैक्सेबल होगी। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसने जो फॉरेन म्युनिसिपैलिटीज होगी वहां की, वहां पे जो भी टैक्स पे किया होगा उसका रिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट यही है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय। दिस इज पॉइंट नंबर 5। समझ में आ गया बेटा? Municipal taxes paid to the foreign municipalities are also allowed a reduction if foreign house income is taxable in India। और वो तभी टैक्सेबल होगा जब आप इंडियन रेजिडेंट हो। जिनको अभी भी समझ नहीं आया, यदि आप चाइनीज हो, क्या हो बेटा? आप चाइनीज हो, आप मतलब कोई पर्सन चाइनीज है, क्या है बेटा? चाइनीज बंदा, चाइनीज मकान और चाइना में मिलता है रेंटल, इंडिया में क्यों टैक्सेबल होगा? इंडिया कटवा लेके बोल दे 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 बाबा, दे दे बाबा, टैक्स दे दे बाबा, तो चाइना बोले बार चाटा ले ले बाबा। बेवकूफ, इंसान भी चाइना का, मकान भी चाइना का, रेंटल भी चाइना का, तुझे इंडिया में क्या भीख मांगनी भिखारी? इंडिया से कोई कनेक्शन तो होना चाहिए ना बेटा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तभी इन्होंने एक वर्ड यूज किया इफ। इफ मतलब वो रेजिडेंट होगा। तो यदि आप रेजिडेंट हो और आपका चाइना में मकान है और वहां से आपको रेंटल इनकम आएगी तो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल होगा तो आपको इनकम फ्रॉम एचपी निकालना पड़ेगा, और इनकम फ्रॉम एचपी जब निकालोगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी टैक्स यदि चाइना में पे किया है तो उसका रिडक्शन भी आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन हो लेके फिर नया चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। अब मुझे सिर्फ लेवल चेक करना है कि अपन इतनी मेहनत की है तो किन बच्चों से क्वेश्चन के आंसर निकल रहे हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं बिना देखे तभी कॉन्फिडेंस आता है। क्वेश्चन नंबर 19, मैं तुम लोगों को 3 मिनट का टाइम देता हूं, फिर अपन साथ में करेंगे करना क्या था। यस एवरीवन, डू इट फास्ट। हु इज अ जीनियस ऑफ फ्राइडे मॉर्निंग? बेटा सबने ट्राई कर लिया होगा, मैं एक बार स्क्रीन पे बता देता हूं। यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 5 लाख रुपीज, फेयर एंड दिया हुआ है 4 लाख रुपीज, विच एवर इज, तो कितना अमाउंट आया? 5 लाख। स्टैंडर्ड रेंट 4.5, तो मतलब एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया आपका? ये किन किन का सही है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर एंड विच एवर इज आया, तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज आया में क्या आया? 5 लाख आया। फिर इधर स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड, इससे ज्यादा रेंट आप नहीं ले सकते, तो विच एवर इज लोअर। तो जो आपका म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर एंड विच एवर इज आया था उसमें स्टैंडर्ड रेंट के अंदर आप क्या लोगे? विच एवर इज लोअर, तो लोअर करके आपके आया एक्सपेक्टेड रेंट 4,50,000 रुपीज। इतना सबका सही है। अब इसको कंपेयर करना पड़ेगा विद दी एक्चुअल रेंट। एक्चुअल जो रेंट आएगा आपका वो आएगा 35,000 रुपीज पर मंथ। तो 12 महीने का कितना रेंट हुआ?
35,000 इंटू 10 प्लस 35,000 इंटू 2, 2 क्यों? 2 क्यों? क्योंकि मकानदार और किराएदार ने क्या किया था, मकान खाली कर दिया, तो ऑब्वियसली वैकेंसी वाला जो रेंट है वो 2 महीने का 70,000 रुपीज इंक्लूडिंग द वैकेंट रेंट, उसका एडजस्टमेंट बाद में किया जाता है, लेकिन अनरियलाइज रेंट का एडजस्टमेंट पहले ही अपन कर लेते हैं। यस और नो? माइनस 35,000 रुपीज। तो एक्चुअल रेंट कितना आया? 3,85,000 चेक कर लेना। 35,000 पूरे 12 महीने का रेंट माइनस 35,000 रुपीज अनरियलाइज रेंट का माइनस होता है, वैकेंट वाले रेंट का एडजस्टमेंट अपन बाद में करते हैं। क्या करते हैं बेटा? बाद में एडजस्टमेंट करते हैं। यस और नो? whichever is, तो जीएवी कितना आएगा? जीएवी कितना आएगा? तो आया 450। अब 450 में से अपन क्या करेंगे, 2 महीने का रेंट का एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो 450 माइनस 70 कितना आया? 380। तो 380 हो गया आपका जीएवी, 380 हो गया फाइनल जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, 15,000 माइनस कर दो। फिर 30% आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा, जो भी आपका एनईवी आएगा, और 60,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपका इनकम फ्रॉम एचपी कितना आया? 195500। लॉक कर दूं? हाँ, कोई डाउट? एवरीवन? और जिनसे अभी, हाँ क्या हुआ? तुम्हारा पूरा कंसेप्ट ही नहीं पता तो पॉसिबल नहीं है, नया चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, किसी को डाउट जो रोज आ रहे, कोई कंफ्यूजन? और जिनसे अभी भी एक बार में आंसर नहीं आ रहा है, बेटा मेरा एक लाइफ में स्टाइल, आई नेवर वेट फॉर ए रिजल्ट। अरे जून में अपन एग्जाम देंगे, जून का रिजल्ट आप 25 अगस्त को देखोगे, मैं कभी रिजल्ट देखता ही नहीं। एवरी डे आपकी परफॉर्मेंस क्या कहती है, दैट इज आउटकम ऑफ जून। यदि आज मेरे यदि आंसर नहीं आ रहा है इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद, तो ये एक रेड सिग्नल है, बेटा तेरे गयो, जून क्लियर नहीं होगा, या तो आज रात में नींद ही नहीं आनी चाहिए, पागलों की तरह पढ़ो, मेहनत करो, आंसर क्यों नहीं आ रहा? जब बाकी बच्चों का आ रहा है तो आपका क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब आपको मेहनत की जरूरत है। ये चीज आपको मई के मंथ में नहीं सोचना है, ये आज सोचना है। यदि बाजू वाला आंसर कर पा रहा है तो आप गधे क्यों नहीं कर पा रहे? अपने आप को गधा बोलना चाहिए। नींद कैसे आ जाती है, भूख कैसे लगती है? नहीं लगनी चाहिए। एक्चुअल रेंट के अंदर एक बार वापस से देखो प्रोविजन क्या था। एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवल इंक्लूडिंग वैकेंट रेंट। अभी वैकेंट रेंट का एडजस्टमेंट नहीं करते, माइंड में यही कंफ्यूजन होता है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था। वैकेंट रेंट का एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, लेकिन अनरियलाइज रेंट माइनस अभी होता है। ये देखो लिखा हुआ भी है, रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवल माइनस अनरियलाइज रेंट, और यही मिस्टेक हो जाती है अपने से। तो यही चीजों की अपने को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी। गलती से कभी कभी आ जाते हैं, तभी मैंने बोला आंसर मैटर नहीं करता। आंसर क्या? इसलिए मैंने क्या कहा था कि आंसर के पीछे भागना ही नहीं है। आंसर तो बहुत बार गलती से भी सही होते हैं। इसे बार बार बोलो कि मैं सही प्रोविजन अप्लाई कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं सही प्रोविजन अप्लाई कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, यही चीज माइंड में रख रहा हूं। और इससे पता क्या होता है, एग्जाम में ना इधर देखते हो ना उधर देखते हो, ना पूछते हो तेरा क्या आंसर आ रहा है, प्रोविजन अप्लाई करते हैं। हाँ मजा आ रहा है, पेपर देने में मजा आना चाहिए। यदि आप आंसर के पीछे भागते हो तो बच्चा टेंशन में आता है, क्या पता गलत हो गया तो, क्या पता गलत हो गया तो। बट कंफर्टेबली पेपर ही नहीं देते। आपको पेपर देने में तभी मजा आएगा जब आपको आंसर से मतलब ही नहीं होगा, आपको मतलब होगा प्रोविजन से, तो आप मजा लेके पेपर दोगे। और पेपर देने में मजा आता है क्या बेटा? पेपर देने में रियल में मजा आता है। मेरे से पूछो, बहुत मजा आता है, लेकिन मजा तभी आएगा जब प्रोविजन क्लियर होंगे। आपका दिमाग में होना चाहिए ये प्रोविजन है, ये अप्लाई करना है, ये प्रोविजन है, ये अप्लाई करना है, बस बाकी सब गया तेल लेने। बात समझ में आ गई? और तभी आप क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। और रिलैक्स बहुत जरूरी है, तभी आपको माइंड में जाने से पहले जब भी आप पेपर देने जाओगे तो आपके माइंड में होगा ये प्रोविजन है, मुझे अप्लाई करना है, मुझे प्रोविजन अप्लाई करना है, क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है, दैट्स इट। तभी आप अपने माइंड को कूल एंड रिलैक्स कर पाओगे। इसे प्रोविजन बेस्ड स्टडी करनी है। क्या करनी है बेटा? अच्छा क्वेश्चन है, यस, लेकिन इसमें मिस्टेक है शायद।
इसमें मिस्टेक है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-2027 सोनू सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसमें कॉपी पेस्ट करते हुए हुआ क्या, डिटेल्स 2 बार कॉपी हो गई। क्वेश्चन सही है, बाकी सब डेटा सही है। इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेटिव, अपन अभी जीटीआई नहीं निकाल रहे, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, पीसीबीबी का पार्ट है। पीसीबीबी हमने पढ़ा नहीं, दिमाग लगाएंगे हम, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओनली फ्रॉम द एचपी। एचपी हमने पढ़ लिया, एचपी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, तुमसे करवाऊंगा पहले। हाउस 1 हाउस 2 2 मकान है, कितने मकान है, कितने भी हो सकते हैं, तो 2 मकान है। किसके, सोनू। कौन, हाँ। सोनू सूद नहीं, सोनू। सोनू निगम की बात भी नहीं हो रही। म्युनिसिपल वैल्यू कितना हुआ आपका, 35,000, 80,000 रुपीज। रेंट रिसीव्ड 38 और 68। इसमें एक एजम्पशन होती है, मैंने पहले भी कहा था, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी अपन कुछ भी मान सकते हैं, दोनों सही है। आपको पता है रेंट रिसीव्ड दे रखा है, रेंट नहीं दे रखा है, दिस इज अ प्रॉब्लम। तो अपन ही मानेंगे पूरे 12 महीने का रेंट है, और अपन इसको पेयर रेंट भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, लेकिन अपन यही मान सकते हैं पेयर रेंट दिया हुआ नहीं है इसलिए ले ले, तो भी चले। समझ में आ गया एवरीवन? तो म्युनिसिपल वैल्यू, पेयर रेंट, रेंट रिसीव्ड, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट, रिपेयर पेड बाय द टेनेंट, लैंड रिवेन्यू पेड, इसका कोई लेना देना नहीं है। लैंड रिवेन्यू पेड, इसका कोई लेना देना नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंटरेस्ट ऑन म्युनिसिपल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, लेट आउट फॉर रेजिडेंस और लेट आउट फॉर बिजनेस। क्या करेंगे, दोनों लेट आउट है, चाहे बिजनेस के लिए लेट आउट हो, चाहे रेजिडेंस के लिए लेट आउट हो, चाहे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लेट आउट हो। लेट आउट बोले तो लेट आउट, तो जो भी लेट आउट होता है उसका तो ट्रीटमेंट आपको पता ही है, वेरी सिंपल। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल 96, 1 जुलाई 94। और लेट आउट पे तो कोई लिमिट होती भी नहीं है कि कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ हो, कोई मतलब भी नहीं। 2 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी करो बेटा। तुम लोगों ने कर लिया क्या? तुम लोग क्या कहते हो, तुम्हारे ओपिनियन सुनने के बाद आंसर दूंगा, अभी इसे मैं बताऊंगा नहीं डायरेक्टली। आपके मैंने पहले ही बोला बेटा, कंफ्यूजन होगा, बोलो कंफ्यूजन होगा, होने दो। अब इस कंफ्यूजन को कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो जब भी आपको कंफ्यूजन होता है कि सर ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या आना चाहिए, प्रोविजन पे आना चाहिए। किस पे आना चाहिए? जैसे कि एक बच्चे बेटा एक बार सुन लो, एक डाउट आया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। जब मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ाया था तो स्टार्टिंग की 2-3 लाइन में मैंने एक वर्ड बोला था, एचपी के लिए लोन लिया हो। किसके लिए लोन लिया हो? और ये किसके लिए लोन लिया है? एचपी के लिए नहीं लिया, म्युनिसिपल टैक्स पे करने के लिए लिया, तो मुझे क्या लेना देना, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। यदि लोन मकान के लिए लिया हो, किसके लिए लिया हो, मकान बनाने के लिए लिया हो, परचेज करने के लिए लिया हो, रिपेयर के लिए लिया हो, रिनोवेशन के लिए लिया हो, तो लोन पर जो इंटरेस्ट होता है उसका रिडक्शन मिल जाता है। लेकिन ये किसके लिए, ये म्युनिसिपल टैक्सेस के लिए, इसलिए इसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चन में होता है इंटरेस्ट ऑन लोन में भी परचेज में भी कंस्ट्रक्शन में भी रिपेयर में भी रिनोवेशन, तो मिल जाता है। नहीं, प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं लिया, परचेज करने के लिए लिया, टैक्स के लिए लिया। एचपी के पर्पस के लिए लोन नहीं लिया, टैक्स पे करने के लिए लोन लिया। हाँ बेटा, कर लिया सबने? क्या आंसर आ रहा है? 38 और फाइनल आंसर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, बाकी जल्दी करो बेटा। तुमने कितना बोला और तुमने कितना बोला? 80, 38 और 80। हाँ, दोनों हाउस का अलग अलग है, एक का 38 है, एक का 80 है। हमें जल्दी करो, फास्ट।
बेटा जिंदगी में एक और चीज बताता हूं, 38 और 80 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं एक चीज बताता हूं बेटा, मेरे पास सुनना ध्यान से, जितना मुझे इंप्लीमेंट करोगे ना रिजल्ट 100% आएगा। फॉर्मेट को छोड़ो मत। क्या बेटा, क्या बोला मैंने? आप नए नए बच्चे हो, अभी अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो पकड़ के बैठो। किसको? क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन प्लस फॉर्मेट। क्या बेटा? फॉर्मेट को फॉलो करो। किसको फॉलो करो? हेलो, फॉर्मेट को फॉलो करो, फॉर्मेट को फॉलो करो, गलती कभी नहीं होगी। क्या फॉलो करो? यस, आंसर आ गया 30 to 80, 26 600। हाउस 1 का, हाउस 2 का कितना आ रहा है? सबने ट्राई कर लिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बार मैं हाउस 1 का बता देता हूं। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड एनी, स्टैंडर्ड एंड एनी, तो म्युनिसिपल वैल्यू और आपका एक्चुअल एंड व्हिचएवर इज हायर, तो आपका आंसर आएगा 38 और यहां पे आएगा 80। म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि पेड बाय टेनेंट है। सर पेड बाय ओनर होता तो डिडक्शन मिल जाता। रिपेयर पेड बाय द टेनेंट, यदि रिपेयर पेड बाय ओनर होता तो भी डिडक्शन नहीं मिलता, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलता है। तो ये जो भी आपके रिपेयर्स होते हैं, लैंड रेवेन्यू पेड होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड होता है, इनका किसी का भी डिडक्शन नहीं मिलता। डिडक्शन और जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस कर दिया तो आपका एनएवी आ गया। एनएवी में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों माइनस नहीं होगा? क्योंकि ये म्युनिसिपल टैक्सेस के लिए, एचपी के लिए नहीं है। राइट एवरीवन, कीप साइलेंट। तो अपना 38,000 माइनस 30%, 80,000 माइनस 30%, ये आपका आंसर आएगा। 1 मिनट का क्वेश्चन था। यदि रिपेयर पेड बाय टेनेंट हो, रिपेयर पेड बाय ओनर हो, इसका लॉजिक ये होता है कि 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जा रहा है, तो जो भी एक्चुअल एक्सपेंशन इनकर्ड होंगे किसी का भी डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। नहीं, रिपेयर्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, बाकी कोई और एक्सपेंसेस का कोई डिडक्शन नहीं होता, सिर्फ एक का ही होता है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। Now come to the question number 21. Mr. Rohit has a house property in Delhi whose particulars are as under. बहुत सिंपल है, फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस कर ली अब तो हमने। म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंड दिया है, फेयर एंड दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर एक्वायरिंग द हाउस, एक्चुअल रेंट 10 मंथ। अब कंफ्यूजन ये होता है कि जो एक्चुअल रेंट 10 मंथ्स दिया है उसके पीछे रीजन क्या है। हो सकता है 2 महीने से ऑक्यूपाइड हो, मैं कैसे मान लूं कि वैकेंट है? वैकेंट बोलते तो मानता ना। यदि मैं 2 महीने वैकेंट मानूंगा तो वर्किंग नोट में लिख दूंगा, लेकिन कुछ दे नहीं रखा तो वैकेंट वाला पॉइंट नहीं आएगा ना। तो ये आ सकता है कि हो सकता है 2 महीने से ऑक्यूपाइड कर रखा और फिर 10 महीने आपने किराए पे दे दिया, और यदि आप 1 महीने के लिए भी किराए पे देते हो तो डीम टू भी लेट आउट हो जाता है। तो अपन यहाँ पे वैकेंसी वाला एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, वो कर सकते हैं, लेकिन अपने को कोई ना कोई एजम्पशन लेनी होती है, तो अपने पास ज्यादा बेटर एजम्पशन हमें लगी कि अपन एक ही काम कर लो ना। क्या मान लो, सर ऑक्यूपाइड था, 10 महीने के लिए रेंट दिया, तो रेंट कितने महीने का आएगा? 10 महीने का ही रेंट आएगा। रेंट कितने महीने का आएगा? 10 मंथ्स का ही रेंट आपको कंसिडर करना है। समझ में आ रही बात एवरीवन? तो बेटा इधर
कीप साइलेंट, आपस में बात नहीं। म्युनिसिपल वैल्यू और पेयर रेंट 4 और 5.5 5.4 विच एवर इज हायर। 5,40,000 रुपीज सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट 450। तो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया आपका, एक्चुअल रेंट आ गया 450 विच एवर इज हायर। जीएवी आ गया आपका। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, तो एनईवी आ गया आपका। ये आ रहा है, सबको क्लियर है, कोई डाउट? और यदि एनएवी आपका 4 लाख रुपीज है तो पहले याद रखना क्वेश्चन देगा नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस करना ही हर केस में। तो 4 लाख का 30% और माइनस इंटरेस्ट और लोन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 160। आपको बताएगा कितना आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख। लॉक कर दूं? 2 मंथ्स का कुछ नहीं होगा। एक्चुअल रेंट, एक्चुअली जब कोई प्रॉपर्टी सेल अगर रेंटल पे 10 महीने गई हो, 2 महीने सेल ऑक्यूपाइड हो, तो जितने महीने का रेंट आता है उतने ही महीने का रेंट अपन कंसिडर करते हैं। दे नहीं रखा ना। जब भी कोई पॉइंट ब्लैंक होता है तो दिमाग चलाना पड़ता है। आंसर तो सेम ही आएगा, यहां तो सेम आएगा लेकिन किसी केस में नहीं आ सकता। तो ये अपनी एजम्पशन पर डिपेंड करता है। तो अपन ने यहाँ पे एज्यूम किया जो ज्यादा बेटर था। वैकेंट लिख नहीं रखा, ये लिख नहीं रखा कि 2 महीने खाली रहा, क्योंकि अपन ने जनरली नोटिस किया है जब भी कोई प्रॉपर्टी वैकेंट रहती है तो लिखते हैं वैकेंट। और यहाँ पे ये एज्यूम करने का कोई रीजन भी नहीं है कि हमें कोई फायदा मिल रहा हो तो हम वैकेंट एज्यूम भी कर ले। तो हमने इजी मान लिया कि 2 महीने क्या रहा, सेल ऑक्यूपाइड रहा होगा, तो जितने महीने का रेंट रिसीव्ड होगा उतने महीने का ही रेंट हम कंसिडर। कोई डाउट? और कोई डाउट? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 इन द फॉलोइंग केसेस। यहां पे 2 हाउस प्रॉपर्टीज दी हुई है एक्स एंड वाई। म्युनिसिपल वैल्यू 1.2 पेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। इस लाइन को वापस से पढ़ो। एक्चुअल रेंट इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या होगा, यदि पूरे 12 महीने यदि प्रॉपर्टी यदि आपकी किराए पे रही तो ये एक्चुअल रेंट बनता है। यस और नो? नहीं आया समझ में? पीरियड व्हेन दी प्रॉपर्टी रिमेन वेकेंट, मतलब ये कि एक्स प्रॉपर्टी 1 महीने के लिए खाली रही और वाई प्रॉपर्टी 1 दिन के लिए भी खाली नहीं रही। इसका मतलब जो रेंट रिसीव्ड हुआ होगा वो 11 महीने का होगा, लेकिन 1/26 कितने महीने का दिया हुआ है, 12 महीने का। समझ में आ गया? मतलब जो रेंट आपने रिसीव्ड किया होगा वो 11 महीने का रिसीव्ड किया होगा, 1 महीने का आपका वैकेंट वाला रेंट है इन केस ऑफ एक्स, और वाई में तो पूरे 12 महीने के लिए किराए पे रही है। समझ में आई बात? ये वापस से पढ़ो 2 लाइन। एक्चुअल रेंट इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट दी, व्हाट इट मींस, यदि प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने यदि आप किराए पे दे दो तो पूरे साल भर का रेंट रिसीव्ड नहीं दिया हुआ है, 11 महीने का रेंट नहीं दिया हुआ है। हेलो, 11 महीने का रेंट नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पूरे 12 महीने का रेंट है और 1 महीने का रेंट आपको मिला नहीं क्योंकि प्रॉपर्टी खाली रही। तो आप क्या करोगे, 11 महीने का निकाल के फिर 1 महीने का ऐड कर लो, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है एक्चुअल एंड इंक्लूडिंग वैकेंट रेंट आता है, तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन आपकी नॉलेज भी होना चाहिए। लेकिन जिन क्वेश्चन में 11 महीने का रेंट रिसीव होता है तो उनमें वैकेंट रेंट आपको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। क्योंकि बच्चा कभी मेरे से फ्यूचर में पूछ सकता है सर आपने वैकेंट रेंट ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी एडेड, क्योंकि 1,26,000 रुपीज का जो रेंट है वो 11 महीने का नहीं है, वो 12 महीने का है। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, समझ में आई सबको मेरी बात?
अनरियलाइज रेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर 25-26 वो आपको दिया हुआ है एक्स में कितना, वाई में कितना. लॉस ड्यू टू वैकेंसी 10,500. 10,500 इंटू 12 करना एक बार. रीजन समझ में आ गया. एक महीने का रेंट दोनों अलग से निकाल रखे. तो 10,500 इंटू 12 अपन हर चीज को चेक भी करते रहते हैं, क्योंकि कोई भी बात आपस में क्रॉस वेरीफाई करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है. क्वेश्चन मेरे कंट्रोल में, क्वेश्चन कंट्रोल में आना बहुत जरूरी है. यदि सारी इंफॉर्मेशन आपके कंट्रोल में, तब तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो आपको पता हो गया कि जो 1,26,000 दिया हुआ 11 महीने का रेंट रिसीव्ड नहीं है. ये क्या पूरे 12 महीने का रेंट है और एक महीने का रेंट मिला नहीं, और वो भी दे रखा है 10,500 रुपीज. मतलब 11 महीने का रेंट आपको रिसीव्ड हुआ था. समझ में आ गई बात. और अनरियलाइज्ड रेंट ओनली एक्स में दिया हुआ है, वाई में नहीं दिया हुआ है. म्युनिसिपल टैक्सेस भी आपको दिया हुआ है, एक्स का भी और वाई का भी. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फॉर्मेट बेस्ड है. फिर भी क्या होता है, तुम लोग मिस्टेक कर देते हो कैलकुलेशंस के अंदर. इसलिए मैं तुम लोगों से क्वेश्चन करवा रहा हूं बताने के लिए कि कैलकुलेशन में कैसे गलतियां होती है. तो तुम लोगों को भी 5 मिनट्स का टाइम देता हूं, फिर अपन साथ में देख लेंगे क्या करना है. यदि कंफ्यूजन हुआ तो डू इट फास्ट. एक्स का कितना आएगा, वाई का कितना आएगा, और ये दोनों प्रॉपर्टी लेट आउट है. ये दोनों प्रॉपर्टी लेट आउट है. इनकम फ्रॉम एचपी कितना आ रहा है, इनकम फ्रॉम एचपी चलो सबने एक बार ट्राई कर लिया. एक अपन साथ में कर लेते हैं हाउस एक्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्स के रिगार्डिंग आपने क्या मिस्टेक की है. यार स्टॉप राइटिंग एवरीवन. सबने एक बार ट्राई कर लिया होगा, देखो आपने क्या मिस्टेक की और क्या सही है. सही है तो बहुत अच्छी बात है, गलत है तो कहां गलती की. गुड मॉर्निंग एवरीवन. स्टॉप राइटिंग. और सामने म्युनिसिपल वैल्यू 120 कंपेयर विथ पेयर रेंट 120 और 130 विच एवर इज. तो क्या आएगा 130 कंपेयर विद द स्टैंडर्ड रेंट 110 विच एवर इज लोअर. तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया, लॉक कर दूं. किन किन का सही है, वी ऑल आर सीरियस. जितना आता जाए कॉन्फिडेंस बूस्ट अप भी करो. चलो इतना तो आता है. कंपेयर विद एक्चुअल रेंट. एक्चुअल रेंट जो रिसीव हुआ वो 11 महीने का रिसीव हुआ है ना. तो 11 महीने का रेंट कितना था, 11 महीने का रेंट कितना था. तो एक्चुअल रेंट जो आएगा वो आएगा 1,15,500 प्लस वैकेंट रेंट को इंक्लूड करना पड़ेगा. और वैकेंट रेंट कितना है आपका, लेकिन अनरियलाइज रेंट का क्या होता है, रिडक्शन मिल जाता है. और अनरियलाइज रेंट कितना है 1,15,500. 1,05,000 कौन बोला, 1,15,500 विच एवर इज. तो अपना जीएवी कितना आएगा, जीएवी बोला मैंने, लेकिन जीएवी फाइनल नहीं है. जो वैकेंट पीरियड का जो रेंट है उसका एडजस्टमेंट करना भूलना नहीं है. यानी भूलना, वैकेंट पीरियड के रेंट का एडजस्टमेंट करना भूलना नहीं है. तो वैकेंट पीरियड का रेंट का कितना एडजस्टमेंट करना है, कितना आएगा, कुछ कंफ्यूजन है, हाँ बोलो. वापस बोलो. एक ही माइनस किया मैंने अनरियलाइज रेंट का. एक्चुअल रेंट इंक्लूडिंग वैकेंट रेंट 1,15,500 प्लस 10,500 ये आपका एक्चुअल रेंट आ गया पूरे 12 महीने का. तो 10,500 मैंने कौन सा माइनस किया है, अनरियलाइज रेंट का. अब मैंने क्या माइनस किया है, वो नहीं, नाम बोलो, वैकेंट रेंट बोलो. वैकेंट रेंट माइनस किया है. क्या माइनस किया है, करेंगे कि नहीं करेंगे. तो कितना आएगा, एक लाख 5,500. कौन बोला 500, नंबर कट जाते हैं. इससे मैं हमेशा बोलता हूं मुझे पता ही होता है, लेकिन बेटा एग्जाम में नंबर कट जाएंगे. इसलिए ना अब सुनो,
जो भी बच्चे कभी भी टैक्स पढ़े, एक बात हमेशा याद रखना, अभी इन दिनों में टैक्स कभी पढ़नी नहीं है, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने, जिससे कि आपकी जो गलती होती है 1,05,500 या कुछ भी वॉटेवर ये होती है, ये मेन एग्जाम में देखी वही फाइनल के बच्चों से, तुम तो फिर भी एग्जीक्यूटिव के बच्चे, मैंने फाइनल के बच्चों से मिस्टेक देखी है, ऐसी मिस्टेक, क्योंकि मैं पहले तो सिर्फ फाइनल में ही पढ़ाता था, तो फाइनल वाले बच्चों से बहुत मिस्टेक देखी, क्योंकि पहले टैक्स फाइनल में ही था, तो फाइनल वाले बच्चे मिस्टेक कर देते, तो मैं उनको बोलता था बेटा अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कर करके क्या होगा, आपका डर निकलेगा और जो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ना वो सारी अभी रिमूव होगी। तो कितना है आंसर, 1,05,000। क्या बोलेंगे इसको अपन, एनएवी या जीएवी, ये क्या है जीएवी। अब इसमें म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर माइनस करना पड़ेगा, यदि दे रखा है तो, दे रखा है क्या, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, कितना अमाउंट आएगा इन तीनों में से, ये तो ऐसे भी टोटल है, ये तो ऐसे ही टोटल है, ये बाइफरकेशन दिया हुआ है, तो 17 आएगा, ये 18 आएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, आपने नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में पे किया, उसका रिडक्शन अभी क्यों मिलेगा, तो वैसे तो मैंने 1,000 भी पे कर दिया, लेकिन 1,000 मैंने कब पे किया, मैंने पे किया प्रीवियस ईयर 26-27 में, नॉट प्रीवियस ईयर 25-26, क्योंकि ये पेड कब किया आपने 31 मार्च 2026 के बाद, तो आपको म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर उसका ही डिडक्शन मिलेगा जो आपने ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में पे किया है। तो प्रीवियस ईयर में कितना पे किया है, ये रीजन समझ में आया कि नहीं आया बेटा, 18 क्यों नहीं माइनस किया, 17 + 1 टोटल 18,000 का म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है, तो 18 क्यों नहीं माइनस किया, यस क्यों, वही म्युनिसिपल टैक्सेस का रिडक्शन मिलेगा जो पेड किया है ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो आपने पे किया ओनली 17,000 पे किया, 17,000 का आपको रिडक्शन मिलेगा, ड्यू के आधार पे रिडक्शन नहीं मिलता, पेड के आधार पे रिडक्शन मिलता है कि आपने प्रीवियस ईयर में कितना पे किया, वो भी ओनर ने कितना पे किया। क्या बोलेंगे इसको अपन, एनएवी, एनएवी कितना आ रहा है, ये किन किन का सही था ईमानदारी से बताओ, एनएवी, एनएवी, और कहां गलती की समझ में आ गई, गलती वापस से रिपीट नहीं होनी चाहिए। और ये सिग्नल है, ये सिग्नल है सर, किस बात का सिग्नल है कि इनकम फ्रॉम एचपी भी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, आपको इनकम फ्रॉम एचपी के क्वेश्चंस और करने, तो ये सिग्नल मिलते थे, मेरे से क्वेश्चंस हो रहे ठीक है कम ध्यान दो घर पे, यदि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे तो आज 3 घंटे ज्यादा दूंगा, तो ये सिग्नल मिलते रहते हैं आपको लास्ट टाइम का वेट नहीं करना होता कभी भी। मतलब हर बच्चे को अपनी स्ट्रेटजी अपनी अलग बनानी है, बाजू वाले को देख के कभी नहीं बनानी, बाजू वाला क्या कर रहा है गया तेल लेने, क्योंकि हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है, वो अपने हिसाब से देखेगा। आप अलग हो, यदि आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं तो अच्छी बात है कम टाइम दो, यदि आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो आपको घर पे ज्यादा टाइम लेना है, क्या करना है, और पार्टी नहीं जाना है, घूमने नहीं जाना है जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। यदि क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो जाओ पार्टी करो, डांस करो, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। दिस इज रूल, सिंपल है, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो पार्टी, पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो सैक्रिफाइस, दिस इज द फंडा ऑफ द लाइफ। बच्चे बोलते हैं फेसबुक बंद कर दिया जो मेरे पास बहुत अच्छे आते हैं, सर मैं 3 अटेम्प्ट से फेल हो रहा हूं, लास्ट टाइम में तो मैंने फेसबुक भी नहीं चलाया, इंस्टा ही नहीं चलाया, भी फेल कर दिया। कॉपी में लिख के आना चाहिए था तेरे को, तेरे को कॉपी में लिख के आना चाहिए था कि मैं इंस्टा नहीं चला रहा, मुझे पास कर दो। ये क्या लॉजिक होता है करे, मैं बोलता इंस्टा चलाओ, रील्स बनाओ, प्रोवाइडेड दैट जब तक आपकी पढ़ाई हो रही है। यदि मेरी पढ़ाई हो गई तो डांस करो, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही तो कुछ नहीं, घर पे रिलेटिव आ रहे बाय बाय, मतलब ही नहीं है मुझे। दिस इज द रूल, रूल सिंपल है। यदि आपके टारगेट जो पढ़ाई के वो फुलफिल होते हैं तो कभी नेगेटिव पढ़ाई मत करो। बच्चे क्या करते हैं, नेगेटिव माइंडसेट लेते हैं, मैं फेसबुक नहीं चलाऊंगा, मैं इंस्टाग्राम नहीं चला करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, सब करूंगा प्रोवाइडेड दैट जब तक मैं पढ़ रहा हूं, जब तक मेरे टारगेट्स फुलफिल हो रहे हैं, जब तक जो मेरा आज का टारगेट है, जो मेरे कंसेप्ट है, यदि वो मेरे क्लियर है तो पार्टी करूंगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये जो एंटरटेनमेंट है ये बहुत जरूरी है, ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं। तो नेगेटिव माइंडसेट नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, उससे क्या होता है और मजा आता है।
चलो फालतू बातें ज्यादा करता रहता हूं मैं, आ जाओ। समझ में आ गया? एक्स पूरा कंप्लीट हो गया क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया हुआ ही नहीं है, ये क्या दिया हुआ? तो 30% माइनस करके कितना आएगा आंसर? 61। किन किन का सही था और कहां गलती की? समझ में आ गई बात एवरीवन? हाउस वाइफ करके बताऊं? ओनली 8,000 आएगा, 9,000 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? टीनेंट ने पे किया इसलिए नहीं आएगा, और ये कब पे किया? प्रीवियस ईयर के बाद पे किया, ये भी नहीं आएगा। तो जो आपको डिडक्शन देना है म्युनिसिपल टैक्सेस का, वो ओनली 8,000 का डिडक्शन देना है। कितना आ रहा है आंसर? 82,600, 82,600। क्वेश्चन नंबर 23, अपने सारे क्वेश्चन खुद ने ही कर लिए, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत सारे बच्चों से अभी भी आंसर नहीं हो रहे, तो उनको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। किसकी जरूरत है बेटा? क्योंकि यदि मैं जब बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब प्रोविजन आपको पता है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहां आ रही है फिर? सर अप्लाई करने में, कैलकुलेशंस में, जल्दीबाजी में पढ़ने में, कुछ लाइन नहीं पढ़ने में, तो इन चीजों को आपको रिमूव करना है। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन नंबर 23, रेडी एवरीवन? Mr. Krishna owns a residential house in Delhi. The house is having the two identical units. First unit of the house is self-occupied by the Mr. Krishna, and the another unit is rented for rupees 12,500. देखो ऐसे एक मकान है, किसका ये मकान? ये कैसे भी डिवाइड कर लो आप, दो आइडेंटिकल यूनिट है, आइडेंटिटी मतलब बराबर बराबर, तो पार्ट ऑफ द यूनिट एंड पार्ट ऑफ द यूनिट इज, कुछ बच्चे बोलते हैं ऐसे डायग्राम बनाओ, तो एक ही बात है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, इसमें लड़ाई मत करना। जब दो फ्लोर के फॉर्म में कर लो, आधा आधा डिवाइड कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन दोनों आइडेंटिकल यूनिट है, मतलब 50% सेल ऑक्यूपाइड एंड 50% लेट आउट। 50% क्योंकि एक वर्ड दिया हुआ है इन्होंने, आइडेंटिकल यूनिट्स, क्या वर्ड दिया हुआ है? इसका मतलब आधा यूनिट आपका सेल ऑक्यूपाइड है, आधा आपका लेट आउट है। तो ये कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? दो प्रॉपर्टीज हो गई। कितनी प्रॉपर्टी हो गई बेटा? ये एक प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है, हेलो, ये एक प्रॉपर्टी नहीं है, ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। 50% एरिया किसको बोलेंगे? सेल ऑक्यूपाइड के आधार पे ट्रीटमेंट होगा, और 50% एरिया का ट्रीटमेंट लेट आउट के आधार पे होगा। समझ में आया? और जो वैल्यूज आपको दे रखी होगी, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड, वो किसकी होगी? पूरे मकान की होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाफ हाफ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। रीजन समझ में आ गया? एरिया के आधार पे, और आधा एरिया आपका सेल ऑक्यूपाइड का और आधा एरिया आपका लेट आउट का। द रेंटेड यूनिट वॉज वैकेंट फॉर 3 months ड्यूरिंग द ईयर। 3 महीने खाली रहा, रेंटेड वाला। पूरे सारे ही होंगे, क्योंकि फेयर रेंट तो पूरे मकान का होगा ना, एक्चुअल रेंट नहीं होता, एक्चुअल नहीं होता, फेयर रेंट तो पूरे मकान की बात कर रहे हैं। तो म्युनिसिपल वैल्यू भी, फेयर रेंट भी, स्टैंडर्ड रेंट भी, म्युनिसिपल टैक्सेस भी, इंटरेस्ट और लोन भी, वो पूरे मकान का दिया हुआ है, तो वो आप होगा। हाफ एरिया सेल ऑक्यूपाइड का, हाफ एरिया रेंटेड का। करके बताऊं?
बेटा इसको करने के दो तरीके हैं, आप चाहो तो दोनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो, सेल ऑक्यूपाइड का अलग और लेट आउट का अलग, और आप चाहो तो अमाउंट के दो कॉलम बना सकते हो। क्या कर सकते हो, लेकिन ये याद रखोगे जब सेल ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन करोगे ना बेटा, तो उसमें याद रखना पड़ेगा एनएवी डायरेक्टली नील आ जाएगा, सब नीले। कर लिया 53352 क्या ये लेट आउट का या सेल ऑक्यूपाइड का? 53352 और सेल ऑक्यूपाइड का म्युनिसिपल वैल्यू 1,10,000, फेयर रेंट आधा करो कितना आएगा? स्टैंडर्ड रेंट भी आपका आधा होगा। Expected rent 1,10,000 rupees in case of let out portion. Actual rent कितना है? 12,000 इंटू 9 प्लस 12,000 इंटू 3, 1,44,000 whichever is higher minus vacant rent. ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? कितना आ रहा है? ये किन किन का सही आ रहा है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,08,000 रुपीज। ठीक है बेटा, तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर एंड विचएवर इज हायर, या जीएवी तक सबका सही है, लॉक कर दूं। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, इस क्वेश्चन में अगेन कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, मैंने इतनी बार बता दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का मिलता है, तो ये सब कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है क्या क्या, लाइट एंड वाटर चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, पेंटिंग चार्जेस, वो चार्जेस, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा किसी भी एक्सपेंसेस का, राइट एवरीवन। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर 12% ऑफ एमवी, तो एमवी कितनी आ रही है अपनी? 1,22,000, 1,22,000 का 12%, 1/4, इसको क्या बोलेंगे अपन? एनएवी। तो सेल ऑक्यूपाइड का डायरेक्टली एनएवी कितना हो गया? नील हो गया। और लेट आउट का कितना आएगा? ये लॉक कर दूं क्या? गुड मॉर्निंग, लास्ट बेंच राइट हैंड साइड, इधर लास्ट बेंच राइट हैंड साइड, यहां तक क्लियर है? नहीं किया था, रेंट रिसीव्ड लिया था अपन ने पहले, 11 महीने का जो रेंट था, तो 11 महीने का रेंट बना लिया अपन ने। यहां भी रेंट रिसीव्ड आपका कितना है? सेम लेवल पे कर रहे हैं, रेंट रिसीव्ड 9 महीने का और 3 महीने का वैकेंट। आप ऐसे भी कर सकते हो, 12 महीने का रेंट, आप 12,000 इंटू 12 कर लो पहले, फिर आप वैकेंट माइनस कर लो। इंक्लूडिंग वैकेंट करना पड़ेगा ना, मतलब ये कि आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी रेंट आपको लेना है उसमें वैकेंट रेंट का एडजस्टमेंट बाद में होगा, एक बार वैकेंट रेंट के साथ कंपेरिजन करना, बाकी वो प्रोविजन पढ़ना, तुम एब्सेंटी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा।
स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और इंटरेस्ट और लोन दिया हुआ है क्या? इंटरेस्ट और लोन 2000 रुपीज पर मंथ, तो इंटरेस्ट और लोन कितना आएगा? 2000 पर मंथ का, 2000 इंटू 12 कितना हुआ? 24,000। 2000 इंटू 12 12 महीने का कितना होगा? 24,000। तो 24,000 माइनस कर दो दोनों में, 24,000 पूरे मकान का है, आधा सेल ऑक्यूपाइड आधा लेट आउट। ये किन किन को नहीं आया समझ में बेटा? इंटरेस्ट लोन कितना आया बोलो? नहीं 24,000, 2000 इंटू 12 24,000, लेकिन 24,000 पूरे मकान का है, सेल ऑक्यूपाइड का आधा है, लेट आउट का आधा है। आगे बेटा समझ में? गुड मॉर्निंग, समझ में आ गया सबको? ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो भी आएगा लिख लो। कितना आया? 5, 30% मैंने माइनस नहीं किया, कर लेना। 30% कितना आएगा? 53352, 12,000 माइनस। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आपका होगा वो कितना होगा? 53352 प्लस में और ये माइनस में, दोनों क्या हो जाएंगे? एडजस्ट। तो नेट इनकम हो जाएगी, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आएगा? 41,352। लॉक कर दो एवरीवन। अपन इतने सारे क्वेश्चन तो कर ही लिए वैसे। लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 24 पर यही कंफ्यूज हो रहा हूं कि कराऊं या करने के लिए दूं, क्योंकि क्या होता है कि क्लास में कुछ बच्चे जल्दी नहीं करते, तो आराम से घर पे करना। पता होना चाहिए कि आप कहां पे अटक रहे, और इतने क्वेश्चंस के आप कुछ कॉन्फिडेंट तो आया हो, और क्वेश्चन करने से ही कॉन्फिडेंस आएगा। और जिनकी अभी भी गलती हो रही है, तो एक बार सारे क्वेश्चन करने से पहले क्या करना, मेरे हिसाब से जो प्रोविजन है सारे चैप्टर के, जिन्होंने अलग से कॉपी बनाई होगी नोट्स की, जो मैंने बताया था, कितने पेज के नोट्स हैं इसके? 3 से 4 पेज के होंगे, 4 पेज से ज्यादा नहीं होंगे बेटा। कितने पेज के नोट्स बने इस पेज के, इस चैप्टर के? 4 पेज। तो 4 पेज को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट मैक्सिमम, 15 मिनट मैक्सिमम। तो 15 मिनट के अंदर सारे प्रोविजन पढ़ो, फिर सारे क्वेश्चन वापस से सॉल्व, तो फिर आपको ये पता चलेगा कि मैं सही इंप्लीमेंट कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, प्रोविजन सही अप्लाई हो रहे नहीं हो रहे। तो फिर आपको प्रोविजन पे कॉन्फिडेंस आएगा। किस पर कॉन्फिडेंस आएगा? कॉन्फिडेंट प्रोविजन पे होना चाहिए। मुझे प्रोविजन पता है, अप्लाई करना आता है, मुझे प्रोविजन पता है, अप्लाई करना आता है। तो पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? प्रोविजन पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना। क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ना पड़ेगा। कितनी बार? 2 से 3 बार पढ़ने से क्या होता है, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह इंटरप्रेट अंडरस्टैंड कर पाते हो, वरना बहुत बड़ी गलतियां हो जाती है। तो क्वेश्चंस कम से कम कितनी बार रीड करने? 2 to 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू।